हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम कंप्यूटर के नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट रिक्वायर्स पेरियोडिक सर्विसिंग इन ऑर्डर फॉर द कंटेंट टू रिमेन वैलिड। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ईपी रोम, सेकेंड ऑप्शन है एस रैम, थर्ड ऑप्शन है डी रैम और फोर्थ ऑप्शन है पी रोम। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस क्लास की बात की जा रही है। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्लासेस कौन सी होती है, हम बात करते हैं जब रैम की। ठीक है, तो रैम की बात करते हैं तो रोम तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हम रैम पढ़ते हैं, टू टाइप्स की, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, तो स्टैटिक में क्या होता है, हम उसको वन टाइम चार्ज करते हैं और उसका डाटा रिमेन रहता है जब तक हमारा सिस्टम शट डाउन ना हो जाए। ठीक है, पर यहाँ पे बोला है कि द टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको क्या चाहिए, कंटिन्यूसली या फिर पेरियोडिक मैनर में क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी डायनेमिक रैम, डी रैम। ठीक है, ना कि स्टैटिक रैम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को एक्चुअली में किसने इन्वेंट किया था, उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम है मर्शियन ई हॉफ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर पंच कार्ड का पूछा आता है तो उसका आता है हमारा जोसेफ जैकर्ड। ठीक है, और एनियाक और यूनिवैक बनाया था जेपी एकर्ड और मैकली ने। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, डेजी व्हील इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इन्होंने बोला डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी है जो इन्वेंट हुई है 1970s में, और किसने इसको, डेवलपर कौन है इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया एम ऑस्टिन, सेकंड आ गया जे ब्रैटिक, थर्ड आ गया एंड्रयू गैबर और फोर्थ आ गया ईड्रिन वॉटसन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एंड्रयू गैबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वन टाइम ऑफ सिग्नल टू अनदर। ठीक है, कोई एक सिग्नल है उसको दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडम नहीं होगा। ठीक है, मॉडम क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, पंच कार्ड फर्स्ट और फर्स्ट जनरेशन में यूज करते हैं एज अ इनपुट सोर्स या फिर आउटपुट सोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये करता है किसी भी सिग्नल को कन्वर्ट करता है दूसरे सिग्नल में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल इनपुट आउटपुट डिवाइस इनटू वन लाइन। इसके बोलने का मतलब है कि एक डिवाइस जो मल्टीपल इनपुट्स को कंबाइन करता है और उसकी एक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी की सारी इनपुट लाइंस है और इसकी सिंगल क्या निकलती है, एक आउटपुट लाइन निकलती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो जो हमारा ट्विस्टेड पेयर है ये हम यूज करते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, बाकी सारे का माइक्रोवेव हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया और कोएक्सियल, ये सारे के सारे हम यूज करते हैं ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, टेलीफोन लाइंस, मॉडम, कोएक्सियल केबल और या फिर माइक्रोवेव सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, टेलीफोन लाइन से हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा हम जो हमारा जाता है वो कहाँ से आता है, टेलीफोन लाइन से जाता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल भी है, केबल की हेल्प से जाता है डाटा। ठीक है, माइक्रोवेव जो हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं माइक्रोवेव का। अब यहाँ पे एक आ गया मॉडम। ठीक है, मॉडम एक्चुअल में काम क्या करता है, वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, जो हमारा डिजिटल डाटा होगा सिस्टम का, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें। ठीक है, उसको पहले कन्वर्ट करेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा, सोर्स मॉडम के ऊपर। ठीक है, मॉडम में होगा क्या, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेरा ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, मॉडम क्या करेगा, इस डाटा को अपने कैरियर वेव के ऊपर रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई पार्सल मंगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कुरियर कंपनी क्या करती है, उस पार्सल को हमारे तक लेकर आने का काम करती है। ठीक है, तो मॉडम भी एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है इसको कंबाइन करता है अपने सिग्नल के साथ और उसको ट्रांसमिट करता है रिसीवर के पास।
ठीक है। रिसीवर के पास भी अपना मॉडेम होता है, जो इसको क्या करता है, जो उसमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, और जो ओरिजिनल डाटा होता है वो किसको देता है, रिसीवर के पास। ठीक है, तो ये क्या एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये क्या, इसका आंसर आएगा मॉडेम। फिर नेक्स्ट आ गया, लिनक्स पार्टीशंस आर क्रिएटिंग यूजिंग द फाइल सिस्टम। यहाँ पे फाइल सिस्टम की बात की है, तो जो हमारा फैट हो गया, ठीक है, फैट, तो फैट यूज होता है हमारा विंडोज में। ठीक है, फैट 32 भी हमारा यूज होता है विंडोज में, और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये भी यूज होती है हमारी विंडोज में। ठीक है, और हमारा एक्सटेंडेड 3 ये यूज होता है हमारे लिनक्स में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ext3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज्ड इन अ नेटवर्क मॉडल RDBMS। ठीक है, यहाँ पे बात की है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब नेटवर्क मॉडल में हम पढ़ते हैं कि अब नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल नोड से मिलकर। ठीक है, मतलब नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक लोकेशन पे जाने के लिए, मान लो ये नोड N1 आ गया, ये नोड N2 आ गया, ये नोड N3 आ गया, और ये नोड N4 आ गया। ठीक है, तो अब एक लोकेशन पे जाने के लिए हर किसी के पास एक अपना इंडिविजुअल लिंक है। ठीक है, तो इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर के मैनर को हम बोलते हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ में भी एग्जैक्टली होता है, ग्राफ को हम बोलते हैं मल्टी पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, मल्टीपल पाथ्स हैं किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जाने के लिए। जैसे मान लो N1 को N3 पे जाना है तो यहाँ से जा सकता है, या फिर N2 से होकर N4 से होकर एग्जैक्टली यहाँ पे जा सकता है, या फिर डायरेक्टली N4 पे जंप करेगा फिर N3 पे जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल, वो पाथ फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो वो डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है ग्राफ्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया पल्स स्ट्रेचर, सेकंड ऑप्शन आ गया पल्स कोड मॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा क्यू प्रोसेसिंग, और फोर्थ ऑप्शन आ गया हमारा क्यू मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक पूछी है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी कोड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, मतलब पूछा है कि कोई हमारा कोड होगा एनालॉग सिग्नल का, इसको हम करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन MS एक्सेस अ फील्ड इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड के बारे में पूछा है कि फील्ड को हम बोलते क्या है, कैरेक्टर्स बोलते हैं, फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछे फील्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है, ना ही तो हम उसको कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, ना ही तो हम उसको फाइल्स बोलते हैं, ना ही तो उसको डाटाबेस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, होता क्या है, हमारी जो फील्ड्स होती हैं, फील्ड में जैसे हम मेंशन करते हैं सीरियल नंबर आ गया, किसी का नेम आ गया। ठीक है, तब ये चीजें क्या है, एक फील्ड्स है। ये फील्ड F1 आ गई, ये फील्ड क्या आ गई हमारी F2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि अब फील्ड का जो ग्रुप बनता है, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, किसी बंदे का रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे कोई सीरियल नंबर आ गया 1, उसका नाम आ गया अंकित, है ना, ऐसे करके ये क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा किसी पर्सन का। ठीक है, इसके नेम क्या आ गया, उसका क्लास डिटेल आ जाएंगी, ठीक है, उसकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। तो इन सभी की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड की कलेक्शन से क्या बनती है हमारी, मतलब रिकॉर्ड से हमारा क्या जनरेट होता है, फाइल्स। ठीक है, और फाइल से हमारा लास्ट में क्या बनता है, हमारा डाटा बेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ठीक है, यहाँ पे पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया IaaS, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो यहाँ पे ये तो ठीक है। फिर सेकंड आ गया PaaS, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो ये भी ठीक है। फिर आ गया DaaS। ठीक है, DaaS नहीं होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर आया वो आएगा DaaS। फिर लास्ट देख लेते हैं हम SaaS, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन ठीक है, और नोट पूछा है तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा DaaS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइल्स स्टोरिंग मेटा डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डाटाबेस इज नोन एज। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो मेटा डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शनल क्या आएगा हमारा, डाटा डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है,
एक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो एक रिलेशंस में है उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं उनकी डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्पेशल लीगल एम्पटी वैल्यू अलाउड इन डाटाबेस इज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि डाटाबेस में कौन सी एक स्पेशल लीगल एम्पटी वैल्यू है। ठीक है, लीगल और लीगल है प्लस वो एम्पटी वैल्यू है जो अलाउड है। ठीक है, तो जीरो नहीं है। ठीक है, ना ही तो उसको हम एम्पटी बोलते हैं, ना ही तो उसको जीरो से डोनेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, the column which has unique values in all the rows but is not a primary key is called। ठीक है, अब इसके बोलने का मतलब है कि एक कॉलम है जिसके पास यूनिक वैल्यूज तो है अपनी सारी रोज में, पर वो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम जब कंसेप्ट पढ़ते हैं कीज का, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कैंडिडेट की। ठीक है, तो कैंडिडेट की में मान लो हमारा आधार कार्ड आ गया। ठीक है, आधार कार्ड आ गया प्लस हमारा पैन कार्ड आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये दोनों के दोनों इनमें से हम किसी को भी सेट कर सकते हैं एज हमारी प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब होता है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकता है किसी रिकॉर्ड को। ठीक है, जैसे एक पर्सन का रिकॉर्ड क्या होगा कि उसका आधार नंबर क्या है, उसकी कहाँ पे रहता है, वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्या उसका एड्रेस है। ठीक है, वो सारी की सारी क्या है उसकी, अब आधार कार्ड से उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको आधार कार्ड को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, या तो उसका पैन कार्ड हो गया उस पर्सन का, उसको भी हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इसने बोला कि अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो उसके अलावा वो कौन सी की होती है। तो अगर कोई की अगर प्राइमरी की नहीं बनती है पर वो प्राइमरी की हो सकती थी, तो उसको हम रखते हैं अल्टरनेट की के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट की का है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, पाइथन प्रोग्राम्स आर टाइप्ड इन। ठीक है, जो पाइथन के प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको किस में टाइप करते हैं। सबसे पहले आ गया इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, इंटरेक्टिव मोड में नहीं लिखते हैं। सेकंड आ गया स्क्रिप्ट मोड। थर्ड आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जब भी इंटरेक्टिव आ गया तो ये भी गलत आ गया, ये भी गलत आ गया, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है स्क्रिप्टिंग मोड या फिर स्क्रिप्ट मोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन सी लैंग्वेज विच डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, अब इसके बोलने का मतलब है कि अगर उसको किसी पर्सन को रन टाइम पे मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी जनरेट करनी है तो वो कौन सा फंक्शन यूज करता है। ठीक है, तो दो टाइप्स की मेमोरी एलोकेशन करते हैं, एक आता है मेलोक और एक आता है कैलोक। ठीक है, मेलोक जब यूज करते हैं हमें एक सिंगल ब्लॉक जनरेट करना है, जब हमें मल्टीपल ब्लॉक जनरेट करना है तो हम यूज करते हैं कैलोक फंक्शन का। उसके बाद रीएलोक क्या काम करता है, इन मेलोक और कैलोक ने जो मेमोरी एलोकेट की होती है इसको फर्दर किसी और को एलोकेट करना। ठीक है, वो काम करता है हमारा रीएलोक फंक्शन। और फ्री ये काम करता है, इन जो भी मेमोरी एलोकेटेड है उनको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा या फिर फ्री कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन सी लैंग्वेज विच ऑपरेटर इज आल्सो टर्म्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह काम करता है, इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है। कि मान लो कोई कंडीशन ट्रू है, जैसे हम बोल देते हैं कि एज की जो लिमिट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, या तो 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, तो कंडीशन में दो चीजें आ सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, है ना। तो इसकी तरह पूछा है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं जिसको, कौन सा ऑपरेटर जिसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं कि वो इफ की तरह काम करती है। तो वो होता है हमारा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल, यहाँ पे हम क्या देते हैं सबसे पहले, यही एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे लिखते हैं उसकी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कि वहाँ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि एज मान लो किसी पर्सन की 18 है और ये कंडीशन ट्रू है, तो वो प्रिंट में देगा कि यस। ठीक है, अदरवाइज वो प्रिंट में क्या देगा हमें, नो। ठीक है, इसके अलावा वो प्रिंट में क्या देगा, नो। अगर मान लो किसी पर्सन की एज कितनी है, 17, तो उसको जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो उसको क्या मिलेगा रिटर्न में, नो। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है हमारा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेब क्राउलर इज आल्सो नोन एज। ठीक है, अब वेब क्राउलर का मतलब होता है कि जो किसी पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे सर्वर्स हैं उनमें जितने भी लिंक्स पड़े हैं या इंडेक्सेस पड़े हैं
उनको सर्च करने का काम करता है एक तरह का, ठीक है। जैसे मैं कुछ चीज़ सर्च करता हूँ, उसके रिगार्डिंग मुझे इंडेक्सेस मिलते हैं, ठीक है। तो वेब क्राउलर वो काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में पूछा है कि वेब क्राउलर को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेब स्पाइडर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउज embedding and linking to documents and other object is, ठीक है। अब इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है, जो ये करता है डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डाटा इन MS एक्सेल इज, ठीक है। MS एक्सेल, ठीक है, जब हम MS एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अभी किसी सेल में हम क्या कर सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल डाटा डाल सकते हैं या फिर टेक्सचुअल डाटा डाल सकते हैं, है ना। तो जब हम न्यूमेरिकल डाटा डालते हैं, ठीक है, तो वो देखना हमेशा न्यूमेरिकल डाटा किस तरफ लिखा है। जैसे मान लो हम कुछ एंटर कर रहे हैं, XYZ एंटर नाम कर रहे हैं, तो वो हमेशा किस तरफ लिखा जाता है, हमारे लेफ्ट साइड पे। तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसको हम चेंज कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट चलता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट। और उसी तरह अगर हम सॉरी यहाँ पे टेक्सचुअल बात करें, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल कहाँ आता है, बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँ, 30 लिखूँ, तो वो कहाँ आएगा, हमारा राइट हैंड साइड पे। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर्स आर राइट अलाइंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, RS-232 कम्युनिकेशन इज, ठीक है। यहाँ पे RS-232 के बारे में पूछा है कि किस तरह की कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। RS-232 जो डायरेक्टली डील करती है फुल डुप्लेक्स के साथ। फिर नेक्स्ट आ गया, विच OSI लेयर इज कंसर्न्ड विद रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा, ठीक है। अब इसका मतलब है सबसे पहले कि OSI में हमें पता है 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा डिलीवरी करने का काम करती है, ठीक है। तो एंड टू एंड डिलीवरी बोलो, एंड टू एंड प्रोसेस बोल लो, ठीक है, या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी बोल लो। तो ये सारे के सारे डील करती है हमारी कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI भी बोलते हैं। तो आगे हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन बुलियन अलजेब्रा a डॉट a बार प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए डिजिटल के, तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, a की वैल्यू हम ले लेते हैं सबसे पहले 0, ठीक है। तो 0 ले ली, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं 0, मल्टीप्लाई करेंगे जब 0। अब इसका मतलब क्या होगा, a नोट का, कि अगर इसमें वैल्यू अगर 0 जाएगी तो मुझे इसमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका जब यहाँ पे 0 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। और यहाँ पे तो स्टार्टिंग वैल्यू a की कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 लेगी। तो 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा मेरे पास, वापिस 0, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, a की वैल्यू जब हम 1 ले लेते हैं, है ना, दो कंडीशन आ गई हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, उसका उल्टा 0 प्लस 1, तो यहाँ पे रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, 0। तो 0 प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास, 1। तो ठीक है, इसका मतलब हम जैसा हम इनपुट दे रहे हैं, हमें वैसी ही क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए डायरेक्टली, कि हम ए में जो वैल्यू पास कर रहे हैं हमें वो इसमें मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए, ठीक है। थैंक यू सो मच।